दोस्तों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं ओरल हाइजीन के बारे में। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर, ब्रेक पर जाने से पहले आपने फ्लॉसिंग के बारे में बताया, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फ्लॉसिंग करने का सही तरीका कौन सा है और किस तरह से हमें फ्लॉसिंग का इस्तेमाल करना चाहिए हमारे दांतों में जो फंसी हुई चीजें हैं उन्हें निकालने के लिए। फ्लॉसिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो फ्रैंकली कई सारे पेशेंट्स नहीं करते हैं। इनफैक्ट मेरा पर्सनल अजम्पशन रहेगा कि अराउंड 90% पेशेंट्स फ्लॉसिंग नहीं करते। जी। जैसे यूएसए की रिसर्च है, वो लोग बोलते हैं उनके इधर 50-60% पीपल डोंट फ्लॉस। इंडिया में ऑब्वियसली ज्यादा नंबर के पेशेंट्स होंगे जो नहीं फ्लॉस करते बिकॉज नॉलेज कम है। जी। तो फ्लॉसिंग इज बेसिकली एक थ्रेड है, एक धागा है, 50-60 रुपए में आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। ऐसी कोई बड़ी सी बात नहीं है। इसको आपको अपनी दोनों उंगलियों में बांधना है, दोनों हाथ की उंगलियों में बांधना है और हर दांत के बीच में इसको पास करना है। अब डिफिकल्टी होता है कि ये आगे के दांतों में तो फिर भी आप कर लोगे, लेकिन आपके हाथ पीछे के दांतों तक शायद नहीं पहुंच पाए। और स्पेशली अगर आपको हाथ में अगर इंजरी हुई हो या आपको आर्थराइटिस हो या उम्र हो गई हो तो शायद ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप फ्लॉसिंग कर सकते हैं तो उससे बेस्ट चीज कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि दांत का 40% टूथ स्ट्रक्चर दो दांतों के बीच की जगह का है और वो अगर आप फ्लॉस नहीं कर रहे हो तो आप कभी साफ ही नहीं कर रहे हो। तो कई बार जो पेशेंट्स हमें बोलते हैं, सर मैं तो रोज दिन में 2 बार ब्रश करता हूँ फिर भी मेरे दांतों में कैविटीज क्यों है। मेरा नेक्स्ट सवाल यही होता है, सर आप फ्लॉस करते हो क्या? तो ये क्या होता है? जी। क्योंकि आपने वो 40% को कभी साफ ही नहीं किया एंड 40% इज अ बिग अमाउंट, इट्स एज गुड एज हाफ। सो आपने आधे दांतों को कभी अपनी जिंदगी में साफ नहीं किया है तो फिर तो वो खराब होने ही वाले। और वो वैसी जगह है जहां दांतों के बीच में खाना फंसना ही है। जी। तो आपको फ्लॉस करना है। अगर आप फ्लॉस जो थ्रेड है वो यूज कर सकते हैं तो उससे बेस्ट कोई नहीं चीज है। हाँ, बस बात ये है कि इसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में टाइम लगेगा, बट अगर आप करें तो बहुत बढ़िया है। उसका एक ऑल्टरनेटिव है जिसको हम कहते हैं वाटर फ्लॉसर, जो बेसिकली ऐसे एक हैंडहेल्ड डिवाइस है। आप इसमें पानी भर लीजिए, इसमें आपको पानी ऐड करना है, आपने पानी भर लिया, आपको चाहिए थोड़ा माउथ वॉश भी डाल सकते हैं और इसको आपको बेसिकली 2 दांतों के और मसूड़ों के बीच में रख के इसका बटन प्रेस करना है। तो इसमें से एक पानी का जेट निकलेगा जो ये 2 दांतों के बीच की एरिया को और गम्स के एरिया को साफ करेगा। फ्लॉस ऊपर से नीचे जाता, ये साइड से जा रहा है। तो फ्लॉस करने वाले कई लोगों को एक डर भी होता है कि सर मैं फ्लॉस करूंगा तो शायद मेरा कैप निकल जाएगा, मेरी फिलिंग निकल जाएगी। तो वो डर इसमें खत्म हो गया क्योंकि ये तो भाई साइड से आ रहा है, तो इसमें वो टेंशन नहीं है। दूसरी चीज, क्योंकि ये पानी है तो ये कोई हार्म नहीं करेगा। उसमें प्रेशर के भी लेवल्स होते हैं, आप अपने कंफर्ट के हिसाब से लो प्रेशर, हाई प्रेशर, मीडियम प्रेशर रख सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप उस हिसाब से एडजस्ट कीजिए। इससे आपके दांत साफ रह सकते हैं। दूसरा एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसको बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश। ये जैसे अपन बॉटल साफ करने के ब्रशेस होते हैं उसके जैसे होते हैं। ये आप दांतों के बीच के जो गैप्स है उनमें डाल के साफ कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं इनको नहीं रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि वो कई बार इंजरी कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन रहेगा आप टूथपिक्स और इंटरडेंटल ब्रश से दूर रहिए। अगर आप फ्लॉस यूज कर सकते हैं टू क्लीन द एरियाज बिटवीन योर टीथ, द बेस्ट। नहीं तो वाटर फ्लॉसर इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव। हम वाटर फ्लॉसर जिन बच्चों की ब्रेसेस चल रहे हैं, जिनमें इम्प्लांट्स है, उनको तो हम स्ट्रिक्टली रिकमेंड करते हैं। और वो कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 1,500 से 3,000 की रेंज में आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप कोई भी खरीद सकते हैं। एवरीथिंग वर्क्स, जस्ट उसको अच्छे से यूज करना है और उसमें उसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं, आप वो फॉलो कीजिए। एक थोड़ा सा लर्निंग कर्व होगा, 4-5 दिन में यू विल बी एबल टू डू इट। जी डॉक्टर, हमारा जो ब्रश होता है वो आपने कहा कि बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, तो किस तरह का ब्रश हमें यूज करना चाहिए, कौन से उसे कैसे रखना चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है? सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कौन सा ब्रश यूज कर रहे हैं और उसको कहाँ रख रहे हैं, आप उसको स्टोर कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं। सो कौन सा ब्रश यूज करना चाहिए? सिंपल, प्लेन, एक्स्ट्रा सॉफ्ट या सॉफ्ट ब्रिसल्स का ब्रश यूज कीजिए। आपको मीडियम या हार्ड ब्रिसल्स के ब्रश की कोई जरूरत नहीं है। ब्रश में कोई जबरदस्ती के आड़े टेढ़े ब्रिसल्स, जिगजैग ब्रिसल्स की आपको कोई जरूरत नहीं है। सिंपल बेसिक 25-30 रुपए के ब्रश भी वो ही काम करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं। आपकी टेक्निक इंपॉर्टेंट है। टेक्निक अगर सही रही, जो जैसे मैंने पहले बताया था, ब्रश
आधा गम्स पे, आधा दांतों पे, 45 डिग्री एंगल पे, और आगे पीछे हल्के मूवमेंट्स देने हैं आपको। प्रेशर बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगाना है। जो मैंने प्रेशर का आपको गेज बताया था वो आपको यूज करना है जी। अब नेक्स्ट एक इग्नोर्ड चीज है कि ब्रश को रखना कहाँ पे। हम तो क्या ब्रश किया, रख दिया उधर, भूल जाते हैं। कोई उस चीज को 1% का भी अटेंशन नहीं देता है। बट आप ब्रश को कैसे स्टोर कर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ब्रश में कीटाणु है तो आपने तो सुबह उठते से ही कीटाणु को अपने मुंह में डाल दिया, राइट। आप ब्रश यूज कर रहे थे कीटाणु निकालने को, बट ये तो उल्टा हो रहा है। तो ब्रश स्टोर करना है जितना हो सके टॉयलेट से दूर। अब आज के सिचुएशंस में ऐसा है, पहले ऐसा होता था बाथरूम अलग होता था, टॉयलेट अलग होता था और बेसिन बाहर होता था। तो बेसिन के पास में टूथब्रश होता था तो वो टॉयलेट से दूर ही हो जाता है, एटलीस्ट बीच में एक दरवाजा आ जाता था जी। आजकल के घरों में टॉयलेट, बेसिन और बाथरूम सब एक ही साथ हो गया और टॉयलेट के बराबर बाजू में आपका बेसिन होता है। तो ये रिसर्च कहता है कि जब फ्लश किया जाता है तो टॉयलेट में से एक एरोसोल निकलता है, जो कोविड में बहुत फेमस हुआ था एरोसोल। वही एरोसोल निकलता है, वो कम से कम 6 फीट तक जा सकता है। तो वो आपने जो टॉयलेट को फ्लश किया है वो आके आपके ब्रश पे भी गिर सकता है। एंड मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, रिसर्च में प्रूव्ड है कि टॉयलेट के पार्टिकल्स भी आपके ब्रश पे मिलते हैं। सो द इम्पोर्टेंट थिंग इज, आप जब फ्लश करें तो फ्लश का टॉयलेट की सीट पूरी बंद कीजिए, फिर ही फ्लश कीजिए ताकि वो एरोसोल ना निकले। और हो सके तो ब्रश को एटलीस्ट 6 फीट के डिस्टेंस पे रखिए। हो सके तो ब्रशेस अलग रहने चाहिए। अगर आपके 2-3 ब्रशेस फैमिली वालों के सबके साथ में, तो एक दूसरे को टच ना करें। ब्रश फ्लैट नहीं रहना चाहिए, ब्रश हमेशा खड़ा रहना चाहिए स्टोर करते टाइम, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो ग्रेविटी से नीचे गिर के साफ होगा। अगर फ्लैट रहेगा तो पानी उसमें इकट्ठा रहेगा तो उसपे कीटाणु ग्रो हो सकते हैं। आपको ब्रश हमेशा हो सके तो हल्के गर्म पानी से साफ करना है ताकि अच्छे से साफ हो, उसमें जो गंदगी है, जो टूथपेस्ट रह गया है वो सब साफ हो जाए। और कोशिश ये कीजिए कि ब्रश को कवर नहीं करना है आपको कोई भी चीजों से। टूथब्रश के कवर्स होते हैं जो बहुत कॉमन है, वो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसको कवर कर लेते हैं तो ये सूखेगा नहीं। सूखेगा नहीं तो कीटाणु अंदर ग्रो होंगे। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप उसको केस में डाल के लेके जाइए, तब ओपन मत लेके जाइए। बट जैसे ही आप होटल में पहुंच जाते हैं उसको केस में से निकाल के खुला रखिए। इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रश खुला रहना चाहिए, कवर्ड नहीं रहना चाहिए। दैट डज द जॉब। अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन कीप योर टूथब्रश इन योर बेडरूम इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन द बाथरूम, क्योंकि बाथरूम का एटमॉस्फेयर थोड़ा ह्यूमिड ही होता है, टॉयलेट भी बाजू में। आप बेडरूम में रख दीजिए, बेडरूम में कहीं एक ग्लास में या कोई होल्डर में आपके 2-3 ब्रश लग दीजिए, सबसे अच्छी बात है। एंड इम्पोर्टेंटली, अगर आपको कोई बीमारी हुई थी, स्पेशली सर्दी खांसी, तो आप प्लीज अपना ब्रश चेंज कीजिए, क्योंकि उससे वो कीटाणु आपके ब्रश में भी है। जैसे हम कोविड के बाद में भी बोलते थे कि आपको ब्रश चेंज करना है कोविड ठीक होने के बाद, वैसे ही अगर आपको सर्दी खांसी कुछ होके गई है, इस एरिया का कोई भी इन्फेक्शन होके गया है, तो प्लीज आप अपना ब्रश चेंज कीजिए, बिकॉज उसमें वो कीटाणु है। अभी टॉन्सिल्स होके गया है या जो भी इस एरिया की ओरल कैविटी और फेरिंग्स के रिलेटेड कुछ भी हो, तो प्लीज अपना ब्रश चेंज कीजिए। जी डॉक्टर, ओरल हाइजीन के बारे में जैसे हम लोग करते हैं, वैसे बच्चों का ओरल हाइजीन रखना, मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और बच्चों का ओरल हाइजीन और जैसे बुजुर्ग होते हैं उनका ओरल हाइजीन, वो किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? सो बच्चों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये एक अगेन नेग्लेक्टेड चीज है, स्पून मत शेयर कीजिए अपने बच्चों के साथ। ये चीज कई बार माँ नोटिस नहीं करती। माँ जिस चम्मच से खाना खाती है उसी चम्मच से अपने बेटे को भी खाना खिला देती है। जी। आपके मुंह के जो कीटाणु है वो आप अपने बच्चे के मुंह में भी पास ऑन कर रहे हैं। चम्मच जब आपके मुंह में गई, थूक लगी, वही कीटाणु आपके बच्चे के मुंह में भी आ गए। और अगर आपके मुंह में वो कीटाणु है जिनसे कीड़ होती है और आपके मुंह में बहुत सारे डीके है, तो वो आपके मुंह में वो कीटाणु ज्यादा है, तो वो आपने इमीडिएटली आपके बच्चे के मुंह में पास कर दी है। तो वो एक छोटी सी बात है, बट उससे भी बहुत फर्क पड़ सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा, पहला दांत आता है 6 महीने की उम्र में, लगभग रेंज होती है हमेशा 6 महीने की उम्र में, एक लगभग पहला दांत आना शुरू हो जाता है बच्चों का, जो करीबन 2.5 साल की उम्र तक फिर दांत आते रहते हैं, जो दूध के दांत बोलते हैं। तो जैसे ही पहला दांत आ गया है, आपको बेबी ब्रशेस आते हैं, जो फिंगर वाले ब्रशेस आते हैं, वो यूज करके उनके दांत साफ करने स्टार्ट करने हैं। बेबी बच्चों के स्पेसिफिक पेस्ट आते हैं जिनमें फ्लोराइड का कंटेंट थोड़ा कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि बच्चे स्वॉलो कर लेते हैं जी। तो वो फ्लोराइड के हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो, इसके लिए उनका ही पेस्ट उनके लिए यूज करना है। आप अपना रेगुलर पेस्ट बच्चों में मत यूज कीजिए, क्योंकि आपका बच्चे को वो टेस्ट पसंद आएगा, मिंट हो या जो भी हो, और वो थूकने की उनको समझ नहीं है उतनी, तो वो शायद फॉलो कर लेंगे, तो वो नहीं हो।
और हो भी तो उससे नुकसान ना हो। और जो बच्चों के पेस्ट आते हैं उनमें फ्लेवर्स भी अच्छे अच्छे आते हैं, स्ट्रॉबेरी, मिंट, ये सब तो बच्चों को पसंद आता है। ब्रश करना है, बच्चों को प्रमोट करना है ब्रश करना, क्योंकि उस एज से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूध के दांतों को कई लोग नेग्लेक्ट कर देते कि अरे ये दांत तो गिरने वाले हैं, बट कोई तो रीजन था ना, इसलिए भगवान ने बना के दिए, नहीं तो भगवान क्यों देता, गिरने ही वाले तो बनाता ही नहीं। कारण है क्योंकि वो आगे का पूरा डेवलपमेंट उन पे डिपेंड करता है। बच्चे की स्पीच, बच्चे जो स्पीच वो बोलना स्टार्ट करेगा तब दांत, दूध के ही दांत रहेंगे, और जो ग्रोथ होती है 12 साल की उम्र तक तो दूध के ही दांत रहेंगे। तो तब तक तो मैक्सिमम स्पीच डेवलपमेंट पूरा खत्म हो जाता है, तो वो सारा उन दूध के दांतों पे ही होने वाला है। तो दूध के दांत इंपॉर्टेंट है, और जो हमारे आगे के दांत आने वाले उनके लिए ये दांत जगह मेंटेन करते हैं, जॉ का ग्रोथ प्रमोट करते हैं। तो दूध के दांतों को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रश कीजिए, बच्चों के लिए बच्चों का पेस्ट यूज कीजिए एटलीस्ट टिल 4 years ऑफ एज। उसके बाद में आपको चाहिए तो आप रेगुलर पेस्ट यूज कर सकते हैं, क्योंकि तब तक उनको थूकने की समझ आ गई होती है। इंपॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए पेस्ट हल्का सा यूज करना है, चावल के दाने जितना, उससे ज्यादा पेस्ट की जरूरत नहीं है। और 4 साल 5 साल की उम्र के बाद आप मटर के दाने जितना पेस्ट यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा पेस्ट की जरूरत नहीं है। हर 3 महीने में पेस्ट ब्रश चेंज कर लीजिए। अब आते हैं फॉर ओल्ड एज। उनमें दिक्कत ये होती है कि उनकी थोड़ी हैंड मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जो भी रीजंस हो, आर्थराइटिस हो, मसल्स इतने एक्टिव नहीं रहते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हो सके तो इलेक्ट्रिक ब्रश इज अ गुड एडवांटेज, बिकॉज मैक्सिमम काम वो ब्रश खुद कर दे रहा है, तो आपको कम काम करना है। तो इफ यू कैन अफोर्ड एन इलेक्ट्रिक ब्रश इज अ वेरी वेरी गुड एडवांटेज फॉर ओल्ड एज। अदरवाइज स्टैंडर्ड ब्रिसल ब्रश अच्छे से आईने के सामने खड़े होके 2 मिनट की जगह 3 मिनट दीजिए। अब रिटायरमेंट के बाद वैसे भी कुछ नहीं है करने को, कहीं भागना नहीं है, तो गिव इट मोर टाइम, है ना, बट गिव इट मोर अटेंशन। बिकॉज देखो अब इस उम्र में आपकी बॉडी कॉम्पेंसेट नहीं कर सकती है। 25-30 साल 40 साल की उम्र में बॉडी ने हर चीज से कॉम्पेंसेट कर लिया। अब बॉडी बोलेगी भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यू टेक केयर ऑफ इट। सो आप उसको ज्यादा टाइम दीजिए, थोड़ा सॉफ्ट ब्रिसल का ब्रश यूज कीजिए, हल्के हाथ से ब्रश कीजिए, एंड हर 6 महीने या साल भर में डेंटिस्ट को दिखाइए। आपके बच्चों को भी आपको स्पेसिफिक एजेस होती है जब डेंटिस्ट के पास लेके जाना है, जैसे 6 महीने से 12 महीने के बीच में एक डेंटल विजिट जरूरी है। एक विजिट होती है 4 साल की एज में, जब उसके सारे दूध के दांत आ गए हैं। एक नेक्स्ट विजिट होगी 7 साल की एज में, जब पहले पक्के दांत आने शुरू हो गए हैं, और फिर जैसे जरूरत होगी वैसे विजिट्स होगी। उस हिसाब से आपको, क्योंकि आपको चीजों पे निगरानी रखनी जरूरी है। बच्चों में जितना प्रिवेंट कर सके उतना बेटर है, ताकि उनको आगे जाके तकलीफ ना हो। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे आपने फ्लॉसिंग बताया कि फ्लॉसिंग हमारे दांतों की हाइजीन के लिए, ओरल हाइजीन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्या बच्चों को भी हम फ्लॉस कर सकते हैं, क्योंकि वो तो खुद से कर नहीं पाएंगे? बच्चों में भी अपन फ्लॉस कर सकते हैं। इनिशियल डेज में ऑब्वियसली बात है वो तो नहीं कर पाएंगे, तो आप उनको थोड़ा मदद कर सकते हैं, वाटर फ्लॉसर यूज कर सकते हैं। वैसे हम रूटीनली रिकमेंड करते हैं 4 साल की उम्र के बाद फ्लॉसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर जमे तो वाटर फ्लॉसर यूज कर सकते हैं, नहीं तो फ्लॉस में भी ऐसे हैंडल्स आते हैं जिनको आप हाथ से पकड़ के सिर्फ ऐसे पास करें तो भी हो जाए। मतलब मैं कई बार पेशेंट्स को बोलता हूँ यार सिग्नल पे भी खड़े खड़े तुम कर सकते हो, गाड़ी में बैठे बैठे भी तुम कर सकते हो, बट करो। मेरा पॉइंट है तुम करो। जी डॉक्टर, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप कुछ टिप्स दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है आपकी हाइजीन मेंटेन कीजिए, प्रॉपर ब्रश कीजिए, दिन में 2 मिनट सुबह 2 मिनट शाम को। पेस्ट आप कोई भी वापरिए, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। ऐसा नहीं कि आपने ये पेस्ट वापरा तो आपको कीड़ नहीं लगेगी, या ये वापरा तो बहुत कीड़ लगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब मिथ है। आप रूटीन कोई भी स्टैंडर्ड पेस्ट लीजिए, बहुत ज्यादा महंगे पेस्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। फ्लोराइड कंटेनिंग पेस्ट हो तो बहुत अच्छा है, ताकि उससे आपकी बॉडी को फाइटिंग कैपेसिटी मिले। फ्लॉस कीजिए, फ्लॉस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो एक इग्नोर्ड चीज है, उस पे ध्यान दीजिए, और आपकी डाइट पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा शुगर या बहुत फ्रीक्वेंटली खाना अवॉइड कीजिए, जिससे कैविटीज और गम इश्यूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप यहाँ पर आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, आज के एपिसोड में डॉक्टर आनंद जी ने ओरल हाइजीन के बारे में हमें जो जानकारी दी है वो जरूर ही फायदेमंद साबित होगी। तो ऐसे ही कई और विषयों पर जानकारी लेने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।